शार्क टैंक सीजन 3 का ये एपिसोड काफी अमेजिंग था। मात्र 2.25 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 14 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू। कपिवा के ब्रांड को ऑफलाइन मीडियम में 0 से 1 करोड़ तक लेके गए, वो भी बस 1 साल में। किसी प्रीमियर बी स्कूल से ना होने के बाद भी इतनी अच्छी एंड डिटेल्ड पिच एंड प्रेजेंटेशन दी मिस्टर मयंक प्रताप सिसोदिया ने। शार्क टैंक सीजन 3 शुरू हो गया और मिस्टर मयंक प्रताप सिसोदिया इस सीजन के फर्स्ट ब्रॉडकास्टेड स्टार्टअप थे जो लेकर आए थे अपनी ऑनेस्ट पिच, द ऑनेस्ट होम कंपनी। हे एवरीवन, वेलकम टू द फ्री इंडियन बिजनेस कम्युनिटी नोट रन बाई अ टीम ऑफ MBAs। और ये है पहली वीडियो ऑन शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 बिजनेस एनालिसिस। द ऑनेस्ट कंपनी डेली यूज क्लीनिंग एंड पेपर प्रोडक्ट्स यानी कि कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है व्हाइल यूजिंग नो प्लास्टिक इन इट। प्लास्टिक फ्री। हम सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली के नाम पर लोगों को चूना नहीं लगाते। और ये बात सही भी है। बहुत ब्रांड्स प्रीमियम चार्ज तो करते हैं एंड पैकेजिंग भी ग्रीन करते हैं टू रिजेंबल कि वो सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन तरीके या ग्रीन प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी कहीं मार्क्ड नहीं होती। और एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट्स ग्रीन हैं ये जानने के लिए आप पैकेज पर ये सब चेक कर सकते हैं कि वो ISO 14000 या किसी ऑथोराइज्ड लैब से सर्टिफाइड है या नहीं। सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी कितनी है उनके पास, या उनके पास कोई इको लेवल्स है या नहीं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथोराइज्ड हैं। अगर प्रोडक्ट के ऑफरिंग्स की बात करें तो उनके वेबसाइट पर हमें ये दिखा, और इन सारे प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक का यूज ऑलमोस्ट नील है। अगर इनके अबाउट अस सेक्शन की बात करें तो दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अवेयरनेस को अच्छे तरीके से फैलाने की कोशिश की है। एंड एज पर देम दे यूज नो प्लास्टिक, जो कि बिल्कुल सही है। एंड दे आर फ्री ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड मैन्युफैक्चर विथ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। थोड़ा सा ग्रे मार्केटिंग लगता है, क्योंकि अगर उनके एक प्रोडक्ट फ्लोर क्लीनर की बात करें, इनके इंग्रेडिएंट्स में केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक नहीं है कम्प्लीटली। और ये चीजें उन्होंने शार्क टैंक में भी रिवील किया है। तो ये कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, वो केमिकल्स टॉक्सिक है या नहीं, कुछ नहीं पता चलता। एंड इसे कहते हैं मार्केटिंग का ग्रे एरिया, जहां आप सच तो नहीं बोल रहे हो लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहे हो। ऑल्सो इनकी डिटेलिंग प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स के मेंटल टच पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो काफी सीखने वाली है। तो कुल मिला के इनकी USP है पैकेजिंग विथ नो प्लास्टिक, इनकी ब्रांड पोजिशनिंग जो नेचर को बचाने का वादा करती है, जो एक्चुअली कर रही है बाय अवॉइडिंग प्लास्टिक टू द मैक्सिमम। जब हमने इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कंपेयर की तो वी फाउंड आउट इनके पाउडर टू लिक्विड प्रोडक्ट्स मार्केट में बाकी सारे कॉम्पिटिटर से सस्ते हैं। अदरवाइज बाकी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट रेट से थोड़े से ऊपर हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो इनके टारगेट ऑडियंस होल एज अ कंपनी मिडिल क्लास फैमिली विथ एज अबव 25 है, एंड मोस्टली बट नॉट लिमिटेड टू पीपल जो नेचर कॉन्शियस लोग हैं। इस तरीके से अगर देखें तो मार्केट साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जो कि अगर बस हम हाउस होल्ड क्लीनर्स की बात करें तो अकेले $0.86 बिलियन की होगी 2024 में, और ये 4.36% के CAGR से बढ़ रही है एज पर स्टैटिस्टा। सो अपॉर्चुनिटी तो है, इतनी रिवेन्यू ना सही, एटलीस्ट मार्केट लीडर बनने की विथ राइट स्ट्रेटेजी पॉसिबिलिटी है। द ऑनेस्ट होम कंपनी B2C एंड D2C मॉडल पर ज्यादा ऑपरेट करती है। मतलब कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली आपको टायर 1 एंड टायर 2 सीरीज में मिल जाएगा, और वेबसाइट एंड मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon के थ्रू वो पूरी इंडिया को कवर करते हैं। अब क्योंकि ये शार्क टैंक इंडिया में आए थे तो इनकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बढ़ गई। एंड लुकिंग एट द प्रॉफिट मार्जिन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि पेड मार्केटिंग के थ्रू ये खुद को और ज्यादा विजिबल बनाकर इंडिया के सारे घरों में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर इनके सेल्स की बात करें तो बिफोर शार्क टैंक लास्ट ईयर 55% ऑफलाइन सेल्स थी और 45% ऑनलाइन से आ रही थी। एंड इस साल 40% सेल्स ऑफलाइन, 24% मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon से और 30% क्विक कॉमर्स लाइक ब्लिंकिट से आ रही है। इसका मतलब ये है कि इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले ज्यादातर लोग ऑनलाइन वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। मार्जिन बच जाएगी और मार्केटिंग स्पेंड भी कम हो जाएगा। अब इससे भी बड़ी खास बात यह है कि इनके 33% रिपीट रेट है। मतलब कि 100 में से 33 लोग इनके प्रोडक्ट्स दोबारा खरीद रहे हैं। इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी बस 2.25 करोड़। अगर सेल्स को देखें तो फर्स्ट ईयर का सेल 1.82 करोड़, सेकेंड ईयर 2.84 करोड़, थर्ड ईयर 4.90 करोड़, एंड शार्क टैंक पर जाने के 1 महीने पहले 1.4 करोड़। मतलब कि सेल्स में कोई कमी नहीं है, अप्रॉक्स दोगुने रेट से बढ़ रही है। शायद बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है और प्रॉफिट उससे कैसे अलग है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में 24% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इनका और ऑनलाइन में 17%, लेकिन प्रॉफिट बस 3 से 4% का है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपल भाषा में
रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर मिलता है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में फिक्स्ड कॉस्ट घटाने पर प्रॉफिट। तो अगर आप ढंग से देखें तो ये एक इशू है जो कि शार्क्स ने भी कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है और जब कंपनी स्केल करेगी तो वेरिएबल कॉस्ट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है, पहले हम डील को देख लेते हैं, उसके बाद इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखेंगे। हमारे अनुसार ये डील काफी इंटेंस थी, जहां डील में मिसेस नमिता को छोड़ के सारे शार्क्स इन्वॉल्व थे, लेकिन फाइनल डील शार्क अमित जैन ने कन्वर्ट किया। इनिशियल आस्क थी 1 करोड़ फॉर 2% इक्विटी, मतलब कि 50 करोड़ की वैल्यूएशन, और फाइनली डील सेटल हुई 1 करोड़ फॉर 3% इक्विटी, 1% रॉयल्टी, जब तक वो 1.5 करोड़ ना निकाल पाए। तो फाइनल वैल्यूएशन मिली 33 करोड़ की। ये डील काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी थी, शार्क्स ने बढ़ते सेल्स को देखकर ये डील साइन की ताकि उनका 1 करोड़ भी निकल जाए और उनको इक्विटी भी मिल जाए। रॉयल्टी के थ्रू शार्क अमित जैन कंपनी के हर महीने या साल के रिवेन्यू का 1% लेंगे। मतलब कि अगर शार्क टैंक इफेक्ट के कारण रिवेन्यू 50 करोड़ तक टच करती है तो 50 लाख इस साल और फिर 50 लाख अगले साल, मतलब कि मात्र 1.5 से 2 साल में उनके इन्वेस्ट किए पैसे वापस मिल जाएंगे और साथ में इस कंपनी में 3% इक्विटी भी मिल जाएगी। अब ये इन्वेस्टर्स ऐसा तब करते हैं जब वो किसी हाई सेल्स साइकिल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट को इजीली कॉपी किया जा सकता है। अगर आपने हमारी 5 लर्निंग्स फ्रॉम शार्क टैंक की पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने कहा था कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तभी फंड रेज करनी चाहिए, और यहाँ भी हमें वही देखने को मिला। इनके फंड रेज करने का पर्पस था, इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए थी टू रीच वो सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू। अब अगर इनके बिजनेस प्रॉब्लम की बात करें तो मेजर 2 प्रॉब्लम दिख रहे हैं। नंबर 1 यूएसपी, जो कि इनके पास बस नो प्लास्टिक पैकेजिंग की ही है। बाकी इनके अगर प्रोडक्ट्स देखें तो कोई दूसरी यूनिकनेस नहीं है। जैसा शार्क अमित जैन ने कहा कि यूएसपी बस या तो ब्रांड बना के बनाई जा सकती है या फिर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। एंड यही सेकेंड प्रॉब्लम दिखता है कि बड़ी कंपनीज लाइक HUL, PNG, ITC एंड डाबर कम मार्जिन पर सेम प्रोडक्ट बना के अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू एंड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू इन्हें आराम से खत्म कर सकते हैं। इसको देखकर ये पॉसिबिलिटी सामने आती है कि इन फ्यूचर या तो ये अक्वायर कर लिए जाएंगे या फिर खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर अपना ब्रांड अच्छे से बना पाए तो मार्केट में वो अपने इस कैटेगरी में विथ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लीडर भी बन सकते हैं। कुछ पॉसिबल रिकमेंडेशंस हैं हमारे साइड से जो शायद द ऑनेस्ट होम कंपनी कंसिडर कर सकती है। लाइक कंपनी की मेजर प्रॉब्लम मार्जिन की है, तो ये तो आम बात है कि वेरिएबल कॉस्ट कम करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट स्केल के साथ सही टेक यूज करने के बाद कम हो ही जाएगा। सेल्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि सस्ते पाउडर टू लिक्विड क्लीनेंस से कर रहे हैं, जो कि अभी के समय में कुछ कंपनीज तो कर रही हैं लेकिन बहुत कम कंपनीज कर रही हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन पैकेजिंग डिफरेंशिएशन। हालांकि द ऑनेस्ट होम कंपनी कंप्लीटली ग्रीन कंपनी तो नहीं है और शायद कंप्लीटली ग्रीन कंपनी की उतनी बड़ी मार्केट होगी भी नहीं जितनी फ्यूचर में होगी। तो उन्हें डार्क ग्रीन कंज्यूमर्स, मतलब कि जो बस ग्रीन प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं, उनके लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, वहाँ मार्जिन अच्छी मिलेगी। और ग्रीन कंज्यूमर्स मतलब कि जो लोग प्रीमियम तो देते हैं फॉर ग्रीन प्रोडक्ट्स लेकिन कमिटेड नहीं होते कि हम ग्रीन ही यूज़ करेंगे, उनसे वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशनिंग। और लाइट ग्रीन कंज्यूमर्स के लिए जो प्रीमियम नहीं देते हैं, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज पर कभी कभी ध्यान देते हैं और ओकेजनली इको फ्रेंडली चॉइसेस लेते हैं, उनके लिए लो मार्जिन लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स बनाएं। अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज होती हैं। लीन ग्रीन, डिफेंसिव ग्रीन, शेडेड ग्रीन, अल्टीमेट ग्रीन। उनके लिए वो व्हाइट लेबलिंग भी कर सकती है और कॉर्पोरेट्स को एक कार्बन क्रेडिट पैकेज बनाकर बेच सकते हैं। मतलब कि जो कंपनीज ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं, उनके इफेक्ट्स को कम करने के लिए कुछ एक्शंस लेने होते हैं, वरना टैक्स ज़्यादा लगता है। एंड उनके लिए द ऑनेस्ट होम कंपनी B2B में एंटर कर सकती है। इससे इनका सेल भी हो जाएगा और जब सामने यूज़ होगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शार्क टैंक के अगले वीडियो में अगले स्टार्टअप के एनालिसिस के साथ। उम्मीद करता हूँ हमारी ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। See you in the next video.